सो फ्रेंड्स, सेकेंड आर्टिकल डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सेंटर नोटिफाइड सेकेंड फेज ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग विच शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम जून 1, 2022। तो जो सेकेंड फेज है मैंडेटरी हॉलमार्किंग का, वो आपका जून 1, 2022 में लागू होने वाला है। तो ये जो आपका मैंडेटरी हॉलमार्किंग की सेकेंड फेज लागू होंगी, इट विल कवर द 3 एडिशनल कार्टरेजेज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, जैसे आपका 20 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी को कवर करेगा। इससे पहले का जो फर्स्ट फेज था वो बेसिकली कवर करता था 14 कैरेट, 18 कैरेट एंड 22 कैरेट्स को। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे, यहाँ पर आप देखो, है ना, इट विल कवर द। तो पहले ये आपका 14, 18, 22 कैरेट्स को कवर करता था, और अब जो है जो सेकेंड फेज लाई गई है, इट विल कवर द 20, 23 एंड 24 कैरेट। ठीक है, तो यही आपका न्यूज है। और अगर हम बात करें सिलेबस की, तो द सिलेबस विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी। एंड जब हम बात करते हैं हॉल मार्किंग की, तो हॉल मार्किंग का सिंपल इससे मतलब क्या होता है कि हम जो ज्वेलरी है, ठीक है, या फिर प्रीशियस मेटल्स है, उनके क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं हॉल मार्किंग के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 24 कैरेट, तो इसका मतलब क्या आता है, प्योर क्वालिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, उसी प्रकार से हम बोलेंगे 23 क्वालिटी कैट 23 कैरेट या फिर 20 कैरेट, तो इसका मतलब क्वालिटी थोड़ा सा लो होता है। तो हॉल मार्किंग का सिंपल ही होता है कि आप क्वालिटी डिटरमाइन करते हो मेटल कंटेंट के। ठीक है, एंड ये जो हॉल मार्किंग स्कीम है, चलाता कौन है, ये जरूर से ध्यान रखनी है, चलाता कौन है। इट इज़ रन बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। एंड जो हॉल मार्किंग है, इसमें आपके 3 मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स। और ये 3 मार्क कौन कौन से हैं, एक है आपके देख सकते हैं यहाँ पर BIS स्टैंडर्ड मार्क। नेक्स्ट इज योर प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जो आप देख सकते हो 24K96 के रूप में रिप्रेजेंटेड है। एंड द थर्ड इज योर 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक दैट कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, जो यूनिक होंगे हर एक ज्वेलरी आर्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के ये आपके 3 मार्क्स होते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करें BIS की, तो BIS का मतलब ये है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और ये आपका नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जो आपका स्टेटूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश हुआ है आपका देख सकते हैं यहाँ पर BIS एक्ट 2016 के तहत। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स की, उसका हारमोनियस डेवलपमेंट इंडिया में हो सके, सो दैट हम क्वालिटी इंश्योर कर सके, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स हो। और आपको पता होना चाहिए, जब भी हम स्टैंडर्डाइजेशन या फिर सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंड इसके माध्यम से हमारे एक्सपोर्ट प्रमोट हो सकते हैं। बिकॉज क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा डिमांड में होते हैं एज कम्पेयर टू द जेनरिक प्रोडक्ट्स, ये भी आपको पता होगा। दैट्स वाई इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर आवर एक्सपोर्ट्स एज वेल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इट इज़ ए जनरल पर्सपेक्टिव ऑन सर्टिफाइड या फिर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। और आप देख सकते हो अदर सर्टिफिकेशन जो BIS चलाती हैं, वी हैव द ISI मार्क स्कीम रजिस्ट्रेशन फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। फिर है इको मार्क, जो आपका इको फ्रेंडली या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए किए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इको मार्क। एंड वी हैव द BIS कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। और क्या कुछ डिटेल हमें डिस्कस करना है। अगर हम कैरेट्स की बात करें, तो ये आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज कैरेट से क्वेश्चन हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो वी शुड सी अबाउट द कैरेट्स। कहाँ गया, तो देख सकते हो जब हम बात करें कैरेट्स की, तो ये गोल्ड प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट इज योर एक्चुअल गोल्ड कंटेंट जो आपके मेटल में होंगे या फिर पीस ऑफ ज्वेलरी में होंगे। यानी कि जब हम बात करते हैं 24 कैरेट की, तो इसका मतलब ये है कि 100% गोल्ड, ये ध्यान रखनी है। 24 कैरेट मीन्स 100% गोल्ड, 18 कैरेट मीन्स 75% गोल्ड। तो इसका मतलब रेस्ट 25% विल बी द अलॉइंग मटीरियल्स, कुछ भी हो सकता है, कॉपर और एल्यूमिनियम इंक्लूड कर दिए जा सकते हैं, लेकिन याद रखना है आपको 24 कैरेट मीन्स 100% गोल्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने इसे डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ग्रोस ग्रीन वायलेशन इन सुंदरबन। और ये बेसिकली CAG का कहना है, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और आपको पता होगा कि जो CAG हैं वो
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप हमें बताओ कि संविधान के कौन से आर्टिकल में सीएजी की बात कही गई है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका GS3 कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत कवर होगा। तो क्या की हाईलाइट है, क्या बातें बोली गई हैं, आप देख सकते हो कि जो आपका ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है, कहीं ना कहीं इन्होंने इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द सुंदरबन। दैट्स वाई ये आपका ग्रॉस वायलेशन होता है नियम और कानून का इन द सुंदरबन एरियाज। एंड जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान जो कि लागू करनी थी, इसको इम्प्लीमेंट करने में डिले किया जा रहा है। साथ ही साथ मल्टीपर्पज साइक्लोन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, बट विदाउट क्लियरेंसेस ऑफ द CRZ नॉर्म्स इन द सुंदरबन, यानी कि बिना क्लियरेंसेस के मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आप समझने की कोशिश करो, जब हम बात करेंगे मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर, तो इसके लिए क्या होगा कि जो डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट को काटने पड़ेंगे। तो इसका मतलब सुंदरबन जो वेटलैंड है उस पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये जो आपका CRZ नोटिफिकेशन 2011 है, ये ध्यान रखनी है। इस नोटिफिकेशन के तहत जो सुंदरबन है उसको क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया के रूप में डिक्लेयर किया गया था। एंड यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए परमिशन चाहिए वेस्ट बंगाल स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का। लेकिन आप देख सकते हो कोई परमिशन नहीं ली गई बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इको टूरिज्म हब एट झरखाली। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसके कारण मैंग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन हुआ, रिवरल चैनल्स को अल्टरनेट की गई। ठीक है, नेचुरल चैनल्स जो है रिवर की वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ भी डिस्ट्रक्ट या फिर प्रभावित हुए। और अगर हम बात करें सुंदरबन एंड EKW के बारे में, यानी कि ईस्ट कोलकाता वेटलैंड के बारे में, तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि बोथ सुंदरबन एंड EKW आर रामसर वेटलैंड साइट इन इंडिया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सुंदरबन वेटलैंड, तो ये आपका लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। सुंदरबन फॉरेस्ट, सुंदरबन वेटलैंड आपको पता है ना, लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड, दैट इज सुंदरबन वेटलैंड। एंड ये आपका रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के अलोंग मिलती है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व में टाइगर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ नंबर ऑफ अदर रेयर एंड थ्रेटेड स्पीसीज जैसे इरावदी डॉल्फिन आपको मिल जाएगी आराम से, और फिशिंग कैट भी मिलेंगे। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, तो ये आपका यूनिक पेरी अर्बन इकोसिस्टम है जो कि आपका ईस्टर्न कोलकाता में लोकेटेड है। एंड ये मल्टीपल यूज वेटलैंड है। कैसे, तो ये आपका सिटी वाटर के जो वेस्ट वाटर होते हैं, सिटी वेस्ट वाटर, उसको ट्रीटमेंट करने में मदद करती है। साथ ही साथ जो आपका पिसिकल्चर है यानी कि फिश फार्मिंग, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, एज वेल एज एग्रीकल्चर में भी ये हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बिहार ओपन्स इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, बिकॉज यूँ कह सकते हो कि जो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए इथेनॉल चाहिए हमें। तो इथेनॉल चाहिए तो उसके लिए इथेनॉल प्लांट हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और वही न्यूज़ है कि आपका बिहार में पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट इस्टेब्लिश किया गया। ग्रेन फील्ड मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट, एंड ग्रेन बेस्ड मतलब जो आपके फूड ग्रेन्स होते हैं उनकी मदद से बेसिकली ये इथेनॉल प्रोड्यूस किए जाएंगे। अगर हम बात करें टॉपिक की, तो GS पेपर 3 और इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के अंतर्गत ये कवर होगा। ठीक है, एंड ये आपका पहली बार डेवलप हो रहा है सिंस द सेंटर गेव ए गो अहेड टू बिहार इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी। इससे पहले ये भी याद रखनी है कि बिहार पहला राज्य है जिन्होंने अपना इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी लेकर आया था 2021 में। तो इथेनॉल प्रोडक्शन का बेनिफिट क्या होगा कि जो हम पेट्रोल अभी इंपोर्ट कर रहे हैं कितनी ज़्यादा महंगा हो गई है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है पेट्रोल के इंपोर्ट की या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंपोर्ट की, वो कहीं ना कहीं कम हो सकेगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकेगा। कैसे कम होगा, बिकॉज हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का प्रयास कर रहे हैं एंड वी हैव सेट ए टारगेट कि आपका E20 ब्लेंडिंग बाय 2025 हो सके। E20 मतलब 100% जो आपका फ्यूल होगा उसमें 20% इथेनॉल की मिक्सिंग की जाएगी पेट्रोल के साथ। ठीक है, तो ये होता है E20। सिम ऑल्सो अगर हम बोले E10 तो इसका मतलब 10% इथेनॉल मिलाएगा पेट्रोल में या फिर गैसोलीन में, तो उसको हम E10 कहते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास टारगेट भी है, तो उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। और जो कॉस्ट है पेट्रोल का या फिर इम्पोर्ट बिल कह सकते हैं वो भी कम होगी, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, बिकॉज दिस इज ए प्लांट, तो बहुत सारे वर्कर जो है काम भी करेंगे। और ये जो इथेनॉल प्लांट है वो बनाई गई है यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये जरूर याद रखनी, इट विल नॉट डिस्चार्ज एनी वेस्ट, किसी भी प्रकार का वेस्ट भी डिस्चार्ज नहीं होगा यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ क्वालिफाइड एज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट, एंड यहाँ आपका कंप्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांट है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से ये इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसके माध्यम से जो भी आपका वाटर ट्रीटमेंट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, उसको ट्रीट किया जाता है, एंड जो भी वाटर है, जो भी वेस्ट वाटर है उसको रिकवर कर लिया जाएगा, एंड जो कंटेमिनेंट्स है उसको सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जो वेस्ट वाटर है वो आपका ट्रीट करके, एंड साथ ही साथ जो आपका कंटेमिनेंट्स है, ठीक है, उसको सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट करके, तो अल्टीमेटली जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हासिल कर लिया जाएगा। एंड कैसे अचीव किया गया है, तो वी हैव द वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, जो वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं एज वेल एज कंटेमिनेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। एंड ये देख लो, ये जो बायोफ्यूल्स का जनरेशन है, जो हम बायोफ्यूल जनरेट करेंगे, वो बेसिकली डिफाइन की जाती हैं बेस्ड ऑन कि रॉ मटेरियल्स हम क्या यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोएथेनॉल, तो इसका मतलब हम जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, कॉर्न सीड्स, शुगर कैन, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फर्स्ट जनरेशन बायोएथेनॉल प्रोड्यूस होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन बायोएथेनॉल की, तो इसमें हम जो वेस्ट लेफ्ट ओवर हो जाते हैं हार्वेस्ट के बाद, यानी कि जो भी आपकी हार्वेस्ट की जाती है नॉन फूड क्रॉप, याद रखना है, यानी कि जो फूड क्रॉप लेट से कि हार्वेस्ट की गई, जैसे राइस को हार्वेस्ट किया गया, तो जो बच गए आपके रेमिनेंट्स, तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं सेकेंड जनरेशन बायोएथेनॉल प्रोड्यूस करने में, राइस हस्क कहते हैं उसको, ठीक है। एंड थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ जनरेशन में बेसिकली इसमें और ज़्यादा हम डीपर जाते हैं, प्लांट बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग करके टू प्रोड्यूस द बायोएथेनॉल। ये हो गई फ्रेंड्स आर्टिकल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया स्टेज आउट ऑफ ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट है, इसको भारत ने साइन नहीं किया है, ठीक है। भारत के साथ साथ इंडिया, चाइना, रशिया, मतलब चाइना रशिया ने भी साइन नहीं किया है। तो क्या है ये ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट, डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस ग्रुपिंग्स एग्रीमेंट्स, इसके अंतर्गत ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर और इंटरनेट है, इसका बेसिक एम यही है कि इंटरनेट को ओपन, फ्री, न्यूट्रल रखा जाए, और ये पॉलिटिकल कमिटमेंट है अमंग द पार्टनर्स कि वो पॉजिटिव विजन लेकर आए इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए। एंड लगभग 60 कंट्रीज ने साइन किया है इस डिक्लेरेशन को, जिसमें यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, ये सब शामिल है। और इंडिया, चाइना, रशिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने साइन नहीं किया है, दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। क्या की प्रिंसिपल है इस डिक्लेरेशन के, तो वही बात है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करो, फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है पीपल की उसको प्रोटेक्ट करो, साथ ही साथ ग्लोबल इंटरनेट प्रमोट किया जाए जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रमोट करता हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन या डाटा है वो फ्री फ्लो हो, ठीक है। इंक्लूसिव एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी की बात कही गई है, एज वेल एज जो ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम है उस पर ट्रस्ट प्रमोट करने की बात की गई है, यानी कि प्राइवेसी पर भी फोकस किया जाएगा, बिकॉज ट्रस्ट तभी आएंगे जब प्राइवेसी इंश्योर रहेगी, ठीक है। एंड साथ ही साथ प्रोटेक्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच इन गवर्नेंस, ये बात है। और इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी, द रिटर्न ऑफ डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म, इंटरनेट शटडाउन, और इसमें हाईलाइट हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको, ये लिखना होगा अगर कहीं पर इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक आती है तो देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार ये हाईलाइट की गई थी, जो नंबर ऑफ कंट्री जिन्होंने इंटरनेट शटडाउन किया 2021 में, वो आपका बढ़कर कितनी हो गई है। तो पहले 2020 में ये 29 थी, तो देख सकते हो आप, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर आप देख लो 29 2020 में थी, और ये बढ़कर 2021 में कितनी हो गई, 34, ठीक है।
एंड इंडिया जो है वो टॉप कंट्री रहा है टू इम्पोज इंटरनेट शटडाउन। यही मैं बात कर रहा था, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। इंडिया टॉप कंट्री रहा है टू इम्पोज इंटरनेट शटडाउन इन 2021 फॉर द 4th कंजिक्यूटिव ईयर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, इंडिया टॉप कंट्री टू इम्पोज इंटरनेट शटडाउन इन 2021 फॉर द 4th कंजिक्यूटिव ईयर। और ये जो डाटा की बात मैं कर रहा था, ये देख सकते हो 29 से बढ़कर 34 हो गई। सो फ्रेंड्स, ये हमने सारे के सारे आर्टिकल डिस्कस किए। अच्छा, ये बाकी रह गया, ये ध्यान रखना है आपको, ये जो आपका बुडापेस्ट कन्वेंशन है ना, ये आपका विजन IAS के मैगजीन में आई है और ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसी से रिलेटेड एक कन्वेंशन है, बस ध्यान रखना है कि जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है डील्स विद द साइबर क्राइम, 2001 में आई थी और इसको भारत ने साइन नहीं किया है। ठीक है, क्यों नहीं साइन किया है? तो बेसिकली इंडिया का कहना है कि जो आपके डाटा शेयरिंग के प्रोविज़न है बुडापेस्ट कन्वेंशन में, कहीं ना कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी को फ्रिंज करती है, वायलेट कर सकती है, दैट्स व्हाई हमने साइन नहीं किया है। लेकिन ये भी याद रखनी है कि ये जो आपका बुडापेस्ट कन्वेंशन है, इट इज़ ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल कन्वेंशन दैट डील्स विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये जरूर याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, हमने ये सारे के सारे आर्टिकल डिस्कस किए, होप यू लाइक्ड इट। थोड़ी सी दिक्कतें अगर आई हों वीडियो को एसेस करने में, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि इसे मोबाइल पर रिकॉर्ड की गई है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।